जय हिंद दोस्तों। इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द जनरल स्टडीज पेपर। इसमें हम क्या डिस्कस करने वाला है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करने वाला है जो भी आपका नॉलेज है उसके ऊपर आपको क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, उसके अप्रोच क्या होना चाहिए, क्वेश्चन सॉल्व करने का अप्रोच क्या होना चाहिए, जो आपका नॉलेज है वो कैसे यूज किया जाए, यहाँ पे कुछ लॉजिक है, कुछ ट्रिक्स है, क्वेश्चन किस तरह से फ्रेम किया जाता है, क्वेश्चन किस तरह से गलत हो सकता है, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे और उसके आंसर देखेंगे कि ये आंसर क्यों गलत है, ये क्यों करेक्ट है। और इसमें जो आपको टाइम मिलता है आईबी में वो बहुत ही कम है। तो इसमें क्या, जब क्वेश्चन बड़ा होगा, लेंदी होगा, तो उसमें क्या लॉजिक यूज करें, ये सारी चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले। तो आज के इस वीडियो में हम जो आईबीएससी आयोग का जो लास्ट ईयर पेपर हुआ था उसका जनरल स्टडी का शिफ्ट 1 हम डिस्कस करने वाले हैं। इसमें 20 क्वेश्चन रहेंगे। 20 क्वेश्चन में हम देखेंगे कि अप्रोच क्या होना चाहिए क्वेश्चन का। ये पहला वाला क्वेश्चन है। इसके पहले हम देखते हैं कि जो ओवरऑल अप्रोच जनरल स्टडी के लिए अप्रोच क्या होना चाहिए। यदि आपके पास पेन पेपर है तो लिख के ले लो जो भी चीजें मैं यहाँ पे बताने वाला हूं। ये चीजें बहुत ही कॉमन है क्योंकि आप सब लोगों ने जो बेसिक चीजें वो तो पढ़ी ही होगी आपने, जो जनरल स्टडी की जो सब्जेक्ट है वो पढ़े होगे आपने। लेकिन जो अप्रोच क्या होना चाहिए, राइट अप्रोच क्या है, आईबीएससी को किस तरह से क्वेश्चन फ्रेम किए हैं, कहां पे उन्होंने गलत किया है, तो आपका अप्रोच क्या होना चाहिए, इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो पहला अप्रोच है, ये जो अप्रोच है, हाउ टू अप्रोच जीएस। तो पहला है कि आपको इंक्लूसिव अप्रोच रखना है। कैसा अप्रोच रखना है आपको? इंक्लूसिव अप्रोच। इंक्लूसिव अप्रोच मींस क्या कि जो भी चीजें आपको क्वेश्चन में दी है, ठीक है, तो उसको आपको एक ऑप्टिमिस्ट तरीके से देखना है आपको, ना कि उसके ऊपर कोई डाउट लेना कि ये स्टेटमेंट करेक्ट है नहीं है। ये पहली चीज है। मतलब कोई स्टेटमेंट आपको दिया होगा तो पहले उसको एज इट इज ये करेक्ट हो सकता है ऐसे आप अज्यूम कर सकते हो, ठीक है। फिर उसमें बाकी चीज हम डिस्कस करेंगे बाद में, लेकिन पहला अप्रोच है कि जो भी दिया है वो करेक्ट हो सकता है, उसमें खाली आपको डाउट्स लेने नहीं है, ज्यादा ओवर थिंक नहीं करना है। ये पहला अप्रोच है। इसमें देखेंगे ये अप्रोच कैसे यूज करना है क्वेश्चन में, ये हम देखने वाले हैं। सेकेंड जो चीजें है, आईबी में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वहां पे जो चीजें बहुत ही जनरल चीजें हैं, मतलब जो चीजें सबको पता है, वो चीजें जो फैक्चुअल चीजें है वहां पे आईबी वालों ने वहां पे मिस्टेक किया है। मतलब वो क्वेश्चन फ्रेम करते समय वहां पे अलग चीज डाल दी है। लाइक फॉर एग्जांपल जो 73rd अमेंडमेंट है वहां उसकी जगह पे 74 डाल दिया, ठीक है। या फिर कोई आर्टिकल होगा, ठीक है, 60 आर्टिकल होगा तो वहां पे 61 डाल दिया। तो ऐसे जो भी नॉर्मल आर्टिकल जैसे फंडामेंटल राइट्स है, ठीक है, तो वहां पे कोई आर्टिकल 14 है उसकी जगह 15 डाल दिया। तो जो भी बहुत ही कॉमन चीज है वहां पे उन्होंने मिस्टेक किया है। तो आईबी वालों को क्या लगता है कि जो भी बेसिक चीजें होगी वो जो भी एस्पिरेंट होगा आईबी का उसे पता ही होनी चाहिए, और जो फैक्चुअल चीजें के ऊपर उन्होंने उन्होंने जो स्टेटमेंट रहेगा उसको गलत किया है। वो देखेंगे हम किस तरह से उन्होंने गलत किया है, ठीक है। सेकेंड अप्रोच क्या है, जो फैक्चुअल चीज है और इजी वाले, ठीक है, जनरल और इजी फैक्चुअल चीजें जो सबको पता है, जो हम बुक में पढ़ते हैं, वो चीजें उन्होंने कहीं कहां पे उन्होंने फैक्ट एक्सचेंज किए हैं, तो वो भी ध्यान में रखना है आपको। देन थर्ड, जो भी ब्रॉडर स्टेटमेंट है, जो भी ब्रॉडर मतलब 2 लाइन 3 लाइन की जो भी स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट आईबी में मोस्टली करेक्ट होते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे मोस्टली शब्द यूज कर रहा हूं, ठीक है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि हर बार करेक्ट होते हैं, लेकिन 90% वो करेक्ट होते हैं। यहाँ पे उन्होंने ब्रॉड स्टेटमेंट जो मल्टी मल्टी स्टेटमेंट जो क्वेश्चन आते हैं उसमें भी उन्होंने एक स्टेटमेंट 2-3 लाइन के होते हैं। वो क्यों डाला है उन्होंने? क्योंकि यहाँ पे आपको टाइम कंस्टेंट है। आपको वैसे भी एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए आपको 36 सेकंड मिलते हैं, लेकिन जीएस का क्वेश्चन है तो इसलिए आप उसको कम समय में अटेम्प्ट कर सकते हो, 15 सेकंड 20 सेकंड। तो जो भी आपको ब्रॉडर स्टेटमेंट दिया जाएगा ना वो आपका टाइम कंज्यूम करने के लिए आपको दिया जाता है। तो वो स्टेटमेंट जनरली करेक्ट होता है, जनरली करेक्ट होता है। हम देखेंगे कि हम जो एनालिसिस लेने वाले हैं इसमें हम देखेंगे कि कहां पे उन्होंने गलती की है, यहाँ पे कहां पे उन्होंने इसको करेक्ट किया है, वो भी देखेंगे हम। लेकिन जो ब्रॉडर स्टेटमेंट है वो जनरली करेक्ट होते हैं आईबी के एग्जाम में, क्योंकि उसका पर्पज क्या होता है ब्रॉडर स्टेटमेंट का, इनको टाइम कंज्यूमिंग, क्योंकि जो स्टूडेंट है उसका ज्यादा से ज्यादा टाइम उस क्वेश्चन पे चला जाए, तो टाइम मैनेजमेंट ना हो या फिर उस क्वेश्चन को इजीली कैसे टैकल करे, इसकी एक स्ट्रैटेजी एस्पिरेंट के पास होनी चाहिए, इसके लिए ये है। और फोर्थ है, जब क्वेश्चन में ऑल द अबव या फिर सारे ऑप्शन, ओके, ऑल द अबव आर करेक्ट ऐसा ऑप्शन होगा तो मोस्टली वो वाले क्वेश्चंस आईबी में करेक्ट होते हैं। मैं यहाँ पे फिर से मोस्टली कह रहा हूं, जब आपको लास्ट में फॉर एग्जांपल आप आईबी का पेपर सॉल्व कर रहे हो और वहां पे आपको ऐसे 5-6 क्वेश्चन है
जहां पे आपको लग रहा है कि इसमें मेरे को टाइम नहीं मिलने वाला है, ठीक है, और इसमें मुझे क्या करना है, तो इसमें आपको ये 2-3 अप्रोच है ये लगाने, और जो लास्ट अप्रोच है कि ऑल द अबव वाला, ठीक है, ऑल द अबव। ये जो ऑल द अबव है मतलब सारे स्टेटमेंट जितने भी 1 2 3 4 स्टेटमेंट है वो सारे करेक्ट है, ऐसा ऑप्शन रहेगा तो मोस्टली 80-90% वो करेक्ट है आईबी में, ठीक है, जितने पेपर हमने एनालाइज किए हैं। लेकिन यहाँ पे काम की चीजें हैं कि ये गलत भी हो सकता है, ये चीजें मोस्टली क्यों कह रहा हूं कि यहाँ पे गलत होने के चांसेस भी है, लेकिन आपके लिए एक गाइडिंग एक टूल कोई तो हो, इसलिए हम ये सारी चीजें एनालिसिस करके आपको आपको बता रहे हैं। देखते हैं कि क्वेश्चन वाइज देखते हैं हम ये जो अप्रोच है किस तरह से काम में आता है। हम 20 क्वेश्चन देखने वाले हैं, इसमें हम 1 बाय 1 ये सारी चीजें हम देखने वाले हैं, ठीक है। ये आप लिख लेना एक बार अप्रोच जो भी यहाँ पे हमने बताया है ये आपको काम में आएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वेयर द एस्पेक्ट्स ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, ठीक है। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन सबको पता है, ठीक है, हाइब्रिड वैरायटीज वगैरह है, ओके, जो नई टेक्नोलॉजी वगैरह उन्होंने यूज की है, केमिकल जो फर्टिलाइजर वगैरह है वो सारी चीजें ग्रीन रिवॉल्यूशन में अप्लाई की थी। तो देखते हैं ऑप्शन क्या है। तो पहला ये हाई यील्डिंग वैरायटीज करेक्ट है, ठीक है। मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर मतलब जो ट्रैक्टर वगैरह है, बाकी जो चीजें हैं वो यहाँ पे यूज की है। यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर अभी हमने देखा, पेस्टिसाइड ये भी करेक्ट है, और इरिगेशन, ठीक है। जैसे हमने पहले बोला कि इंक्लूसिव अप्रोच और ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन होगा तो वो हमें टिक करना है, और इससे हमें पहले जब हम ऑप्शन भी पढ़ते हैं तो भी पता चल जाता है कि सारे स्टेटमेंट करेक्ट ही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी ए बी सी डी ऑल ऑफ द अबव ओके आर करेक्ट। उसके बाद में है द टर्म सेक्युलर वॉज एडेड इन प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय, ठीक है। तो यहां पे फिल इन द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन है। तो यहां पे आप देख सकते हो पहला वाला स्टेटमेंट क्या है, ओके, 52nd अमेंडमेंट 1985, देन 42nd अमेंडमेंट 1976, देन 42nd अमेंडमेंट अगेन दिया है, ठीक है, 1970, ठीक है। तो आपको ये भी पता हो, यहां पे आपको एक आइडिया समझ में आया होगा कि जो आंसर होगा इन दोनों में से होगा, क्योंकि यहां पे क्या किया है उन्होंने, यहां पे दोनों में, यहां पे मतलब ये जो दो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट नंबर ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 3 में इन्होंने गलती की है, मतलब यहां पे उन्होंने सिर्फ यहां पे ईयर चेंज किया है। और थर्ड और फोर्थ वाला ऑप्शन क्या है, 14th क्वेश्चन अमेंडमेंट 1968। तो ऑप्शन मोस्टली इन दोनों में हो सकता है, यदि आपको पता भी नहीं है तो। और सब लोगों को पता है जो 42nd अमेंडमेंट हुई थी वो कब हुई थी, 1976 में हुई थी, लेकिन इन्होंने क्या किया यहाँ पे 70 किया है। तो जैसे मैंने बोला था सेकंड वाला अप्रोच, जो फैक्चुअल चीजें सबको पता है, जनरल चीजें है, वहां पे ये लोग मिस्टेक करते हैं या फिर इंटरचेंज करते हैं। जैसे यहाँ पे सबको पता है कि जो 42nd जो अमेंडमेंट हुई थी वो 1976 में हुई थी, लेकिन इन्होंने यहाँ पे एक ऑप्शन भी डाला है 1970, तो ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर 2 ये करेक्ट है, जो हमने देखा था अप्रोच में, सेकंड वाला अप्रोच यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। इसके बाद में है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ठीक है। अब ये देखो जो हमने बोला था इंक्लूसिव अप्रोच लेना है, क्योंकि थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक रहना है, पेसिमिस्टिक नहीं होना है, मतलब जो चीजें वहां पे आपको डाउट्स नहीं लेने हैं, ठीक है। जब आपका टाइम कम होगा तो ये अप्रोच आप यूज कर सकते हो। देखते हैं इस क्वेश्चन में किस तरह से अप्रोच यूज होता है। जुडिशियल डिसीजंस आर बाउंड बाय प्रेसिडेंट्स इन कॉमन लॉ whereas quasi judicial decisions are generally not. Then statement number 2 क्या है, judicial decision may create new laws but quasi judicial decisions based on the existing law. तो आपको जुडिशियल डिसीजन मींस क्या, जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट लेता है वो डिसीजंस, उन्होंने जो पहले डिसीजन दिए हुए, जो भी कुछ जो भी पहले डिसीजन ऑलरेडी उस एरिया में दिए हुए, तो उसको याद रख के या फिर उसके बेसिस पे जो भी कुछ उस एरिया में नेक्स्ट डिसीजन होगा तो वो उसके बेसिस पे लिया जाता है, तो वो पहला स्टेटमेंट है। लेकिन जो क्वासी जुडिशियल बॉडी जैसे जो कुछ ट्राइब्यूनल्स वगैरह है, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल वगैरह है, ठीक है, वो जो डिसीजन लेते हैं वो जनरली जो लॉ होता है उसके विद इन दैट बाउंड्री होता है, ठीक है। तो ये पहला स्टेटमेंट है, सो ये करेक्ट है। देन सेकंड क्या है, जो भी कोई मतलब जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जो भी कुछ डिसीजन लेता है वो एज अ लॉ, ठीक है, यहाँ पे क्या बोला है, क्रिएट न्यू लॉ, ओके, ये तो एक करेक्ट है। देन सेकंड क्या है, जुडिशियल डिसीजंस आर बेस्ड ऑन द एग्जिस्टिंग लॉ, और जो क्वासी जुडिशियल जो है उनको ऑलरेडी एक लॉ का जो एक फ्रेम है उसके दायरे में रह के उनको डिसीजन लेना होता है, तो ये सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है, ठीक है। यदि आपको लगा कि टाइम कम है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, कंफ्यूजन हो रहा है, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, ऑल ऑफ द अबव कर सकते हो, मींस बोथ 1 and 2 भी करेक्ट आप कर सकते हो, तो क्वेश्चन करेक्ट आने के चांसेस आपके ज्यादा होते हैं, ठीक है। इसके बाद में कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है, यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, ठीक है। तो देखते हैं हम इस क्वेश्चन में हमारा कौन सा वाला अप्रोच
यूज होने वाला है, ठीक है। पहला क्या है, भगवत गीता इज अ पार्ट ऑफ महाभारत एंड डायलॉग बिटवीन कृष्णा एंड अर्जुना, ठीक है। देन सेकंड क्या है, शंकराचार्य इज एसोसिएटेड विद अद्वैता वेदांता स्कूल ऑफ हिंदू फिलोसॉफी। देन थर्ड क्या है, ऋग्वेद इज द ओल्डेस्ट ऑफ वेदास कंटेंट हिम्स डेडिकेटेड टू वेरियस डेटीज। देन फोर्थ क्या है, नाट्य शास्त्र एट्रीब्यूट टू सेग भारता एज एन एंशिएंट इंडियन ओके ट्रीटीज ऑन द परफॉर्मिंग आर्ट्स एंड क्लोजली रिलेटेड टू एक्सप्रेशन ऑफ हिंदू स्पिरिचुअलिटी। जैसे मैंने बोला, जो भी स्टेटमेंट जो ब्रॉडर स्टेटमेंट हो गए उसमें वो स्टेटमेंट जनरली करेक्ट होते हैं। ब्रॉडर स्टेटमेंट क्यों दिए है आईबी में, क्योंकि टाइम कंस्टेंट है, और जितना टाइम आप उस स्टेटमेंट को पढ़ने में या फिर उसको एनालाइज करने में आप लगोगे तो उसमें आपका टाइम ज्यादा जाएगा और बाकी क्वेश्चन को टाइम नहीं मिलेगा। तो आईबी वालों ने यही किया है, जो ब्रॉडर स्टेटमेंट है ना उसके ऊपर आपको टाइम नहीं देना है। मतलब मोस्ट ऑफ द जो बच्चे जिनने प्रीवियस नहीं देखा है ना, तो वो क्या करेंगे कि ये क्वेश्चन जो स्टेटमेंट है पूरा रीड करेंगे, फिर उसमें देखेंगे क्या गलत है क्या गलत नहीं है। तो आईबी वालों ने जो भी ब्रॉडर स्टेटमेंट दिए हैं वो मोस्टली करेक्ट दिए हुए हैं। और उसमें ये देखो, ये स्टेटमेंट है, जो स्टेटमेंट थोड़ा प्लेन भी लग रहा है उसमें ज्यादा कुछ मतलब जो करेक्शन और मॉडिफाई करने के लिए चांसेस कम होते हैं, ठीक है। जो फैक्चुअल चीजों में ये लोग क्या करते हैं, मॉडिफाई कर देते हैं। तो जैसे हमने पहले बोला कि इंक्लूसिव अप्रोच लेना है आपको, ठीक है, ज्यादा मतलब वहां पे आपको डाउट्स नहीं लेने हैं, ठीक है। और जैसे भी यहाँ पे देखो, ये वाला चीज तो आपको सबको पता है, भगवद गीता महाभारत पार्ट है, ठीक है, और एक कृष्ण अर्जुन के बीच में डायलॉग है, ठीक है। सेकंड ये ऋग्वेद भी पता है आपको कि ओल्डेस्ट वेदा वगैरह है, ठीक है। तो वैसे भी आप देखो, एक या दो जो हमने देखा था, एक और, ठीक है, एक और तीन, ठीक है, देखो 1 2 3 एंड 4, जैसे हमने देखा कि ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन होगा तो वो मोस्टली टाइम ऑप्शनों में वही आंसर होता है। सेकंड वाला जो पहला वाला जो हमारा अप्रोच था कि जो भी कुछ दिया है उसको एज अ करेक्ट अज्यूम कर सकते हो आप, उसमें डाउट नहीं लेना है, वो भी अप्रोच यहाँ पे चल जाता है। तो इससे आप ऑल ऑफ द अबव भी टिक मार्क कर सकते हो, ठीक है। आपको ऐसा भी नहीं है कि आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। और जो थर्ड स्टेटमेंट जो ब्रॉडर स्टेटमेंट वगैरह है, जो फोर्थ स्टेटमेंट है वो बहुत ही ब्रॉड स्टेटमेंट है। तो वैसे जो ब्रॉड स्टेटमेंट है ये हमें करेक्ट हम ले सकते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पॉसिबिलिटी बता रहा हूं, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं कि ब्रॉड स्टेटमेंट हो गए तो ये करेक्ट ही होगा, लेकिन 90% ये करेक्ट होता है। तो ये ध्यान में रख के चलना है आपको, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, ये है। देन ठीक है, मामलुक डायनेस्टी वाज एंडेड बाय व्हिच ऑफ द रूलर। अब जो भी क्वेश्चन आते हैं एंशिएंट के ऊपर, ठीक है, एंशिएंट मिडिल के ऊपर, वो क्वेश्चन जनरली जो होते हैं ना, वो जो भी कुछ डायनेस्टी होगी, ओके, उसके रूलर्स कौन से हो गए, या फिर उसके रूलर्स या फिर उसका एस्टेब्लिशमेंट किसने किया है, फाउंडर कौन है, तो ये सारी चीजें यहाँ पे आपको बताई जाती है, ठीक है। तो आपको जो दिल्ली सल्तनत की जो डायनेस्टीज है, वो जो डायनेस्टी वो भी आपको पता होने चाहिए, उसके आप कुछ निमोनिक्स भी बना सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है मामलुक डायनेस्टी, इसको स्लेव डायनेस्टी भी कहा जाता है, ठीक है। तो इसके बाद में खिलजी डायनेस्टी है, ठीक है। तो खिलजी का फाउंडर कौन है, तो जलाउद्दीन फिरोज खिलजी है, ठीक है। तो यही सिंपल वाला क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा घुमा फिरा के पूछा है, तो आपको सिर्फ यही पता होना चाहिए उसका ऑर्डर क्या है, उसका फाउंडर कौन है, तो इससे आप ये आंसर निकाल सकते हो इजीली। सिंपल क्वेश्चन था। आप जीके जो लुसेंट का बुक है वहां से भी आप ये सारी चीजें कर सकते हो, या फिर एनसीईआरटी से भी ये सारी चीजें आप कर सकते हो, ठीक है। कुछ चीजें जो फैक्चुअल है उसके ऊपर आपको थोड़ा नॉलेज आपको होना चाहिए, लेकिन ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जहां पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 6, ये भी स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है, ठीक है। टेहरी डैम लोकेटेड ऑन दी भागीरथ रिवर इन उत्तराखंड, ठीक है। सबको पता है ये हाईएस्ट डैम वगैरह है कहाँ पे, ये सबको पता है, बेसिक चीजें है। तो काकरापर एटॉमिक पावर है कहाँ पे, ये भी पता है आपको, गुजरात में है, ठीक है। नरोरा जो भी एटॉमिक पावर स्टेशन है ये यूपी में है, ये भी सबको पता है, ठीक है। कॉन्ट्रीब्यूट टू इंडियाज न्यूक्लियर एनर्जी प्रोडक्शन। तो ये सारी चीजें, ये नॉलेज वाला पार्ट है, ठीक है। तो ये सबको पता है। और यहाँ पे जो हमारा जो ऑप्शन था कि ऑल ऑफ द अबव, ठीक है, आपको ये पता भी नहीं होगा और आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, तो आप ऑल ऑफ द अबव कर सकते हो, 1 2 3 स्टेटमेंट, ओके। सेकंड वाला जो ऑप्शन है वो आप यहाँ पे टिक कर सकते हो, ठीक है। देन लिटरेसी रेट पूछा है, जो भी सेंसस है लेटेस्ट वाला, ओके, 11 का, वहां पे लिटरेसी रेट पूछा है। ये भी क्वेश्चन सिंपल है, सबको पता ही होना चाहिए, ठीक है। कुछ क्वेश्चन ऐसे जो पता ही हो, सिंपल क्वेश्चन थे, ठीक है, 82%। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट है, ठीक है। उलंबना एक जो फेस्टिवल है किस रिलीजन का पार्ट है, ठीक है। तो आप यहाँ पे इस क्वेश्चन को, मतलब जो आईबीएम में 1/4 निगेटिव है,
तो मतलब मेरे अकॉर्डिंग तो सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए जीएस के, क्योंकि यहाँ पे टाइम कम जाता है, ठीक है। और दूसरी चीज है यहाँ पे निगेटिव ज्यादा नहीं जाएगा, 1/4 ही जाएगा, तो आप इसे अटेम्प्ट कर सकते हो। यदि आपको उसको छोड़ना भी है तो इस तरह से फैक्चुअल क्वेश्चन जो आपने कभी सुने भी नहीं होगे तो ये आप छोड़ सकते हो। और भी यहाँ पे थोड़ा ट्रिक्स, यहाँ पे एक ट्रिक भी है कि जो आप हिंदुइज्म में आपने ये कभी सुना नहीं है नाम, मैंने मतलब सुना नहीं है, तो जो पॉपुलर ना जो कुछ ब्रॉड रिलीजन्स वगैरह है, ठीक है, जो इंडिया में वाइड स्प्रेड है, तो वहां पे हमने कभी तो ये नाम सुना होगा, ठीक है। तो हमने ये नाम तो इसमें सुना ही नहीं हिंदुइज्म में, तो आप इसको एलिमेंट कर सकते हो, या फिर जो बाकी 2-3 ऑप्शन इसमें से आप टिक कर सकते हो। ये भी आप अप्रोच यहाँ पे लगा सकते हो, ठीक है। उसके बाद में कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। देखो पॉलिटी का क्वेश्चन है, कॉन्स्टिट्यूशन बॉक्स में क्या दिया है, 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992 प्रोवाइड फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वार्ड कमिटीज, ठीक है। सेकंड क्या दिया है, द 12th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ओके, लिस्ट द पावर अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ म्युनिसिपैलिटीज, ठीक है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। जो वार्ड कमिटीज वगैरह है, जो भी 74th अमेंडमेंट है उसमें ऑलरेडी ये दिया है, आपने लक्ष्मीकांत पढ़ा होगा तो इजीली वहां पे आपको फाइंड आउट हो जाएगा। ये भी देखो जो शेड्यूल्स है, 12th शेड्यूल जो है वो रिलेटेड टू म्युनिसिपैलिटीज है, ये भी पता है आप सब लोगों को। अर्बन लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया इंक्लूड्स म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपल काउंसिल्स, नगर पंचायत, डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द पॉपुलेशन। ये देखो ये जो स्टेटमेंट है ना, ये ब्रॉडर कैटेगरी के स्टेटमेंट में आ जाता है। तो जो जैसे हमने पढ़ा है कि जो ब्रॉडर स्टेटमेंट हो गया आईबी एग्जाम में, वो जनरली करेक्ट होते हैं, तो यहाँ पे ये करेक्ट है। और वैसे भी हमें भी पता है कि ये जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वगैरह है, नगर पंचायत है, ये अर्बन लोकल बॉडीज में आ ही जाती है। तो जैसे और एक लॉजिक था, ऑल ऑफ द अबव होगा तो वो मोस्टली ऑप्शन होता है, तो यहाँ पे भी ऑल ऑफ द अबव ही ऑप्शंस है, और ये हमें पता भी है, ठीक है। जो भी यहाँ पे कॉशियस क्या होना है आपको, जो भी कुछ चीजें होगी ना, ये 12th शेड्यूल में है क्या नहीं, ठीक है, ऐसे फैक्चुअल चीजें वो कभी कभी गलत भी कर सकते हैं, मतलब यहाँ पे 11 भी दे सकते हैं, ठीक है। लोग आपको पता होना चाहिए 12th शेड्यूल में क्या आता है, या फिर 74th अमेंडमेंट है, 74 दिया है, 73rd दिया है, ये पता होना चाहिए, बेसिक चीज। यहाँ पे उन्होंने घुमाया फिरा के क्वेश्चन पूछे है आईबी में, ठीक है। ये 2-3 चीजें थोड़ी ध्यान में रखनी है, यदि ये करेक्ट हो जाता है तो आपको करेक्ट ही करना है। उसके बाद में हु अमंग द फॉलोइंग वाज द मिनिस्टर हु हेल्प दी किंग अशोका टू एक्वायर द थ्रोन, ठीक है, ये भी लुसेंट में वगैरह ये सारी चीजें दी है, ठीक है। इसका आंसर क्या है, राधा गुप्ता इसका आंसर है। यदि आपको पता है तो आप इसे आंसर कर सकते हो, या फिर आपने कहीं पढ़ा होगा तो इसको आप करेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद में कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अभी ये क्वेश्चन देखो, पॉलिटिकल क्वेश्चन है, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मस्ट बी द मेंबर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। ये स्टेटमेंट जनरल स्टेटमेंट दिया है कि जो भी प्राइम मिनिस्टर होगा वो इसका मेंबर होना चाहिए। अभी ये नहीं बोला है एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट वगैरह, ये नहीं चीजें बोली है, प्लेन स्टेटमेंट दिया है यहाँ पे आपको कि लोकसभा का और राज्यसभा मेंबर होना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, ये हमने पढ़ा है और सिंपल भी है, ठीक है। देन यहाँ पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज पावर टू ग्रांट पार्डन, रेप्रिव, रेस्पाइट, रेमिशन ऑफ पनिशमेंट अंडर आर्टिकल 72। जैसे हमने देखा था जो सेकंड वाला अप्रोच था, जो जनरल चीजें फैक्चुअल चीजें हैं वहां पे ये मिस्टेक करते हैं और इंटरचेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, आर्टिकल 73 यहाँ पे दिया है, यहाँ पे आर्टिकल 72 है, ठीक है, ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने ये गलत कर दिया है, ठीक है, आर्टिकल उन्होंने इंटरचेंज कर दिया है। उसके बाद में वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज एक्स ऑफिसर चेयरमैन ऑफ लोकसभा, ये यहाँ पे देखो ये भी फैक्चुअल चीजें में इन्होंने इंटरचेंज कर दिया, यहाँ पे राज्यसभा होना चाहिए, उन्होंने लोकसभा कर दिया है, तो ये भी क्या है, इनकरेक्ट है। देन उसके बाद में गवर्नर ऑफ स्टेट इन इंडिया इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, करेक्ट है, एंड होल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, ये करेक्ट है। तो जो ऑप्शन है 1 और 4 ये करेक्ट है। यदि आपको ये इतना सिंपल चीजें पता भी नहीं है, लेकिन आपको ये 1 और 4 पता है, तभी भी ऑप्शन में सिर्फ 1 और 4 एक ही ऐसा ऑप्शन है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि 1 3 4 ऐसा ऑप्शन नहीं है, सिर्फ 1 और 4 ऑप्शन है। तो आप इजीली उसको भी क्वेश्चन को टैकल कर सकते हो। यही कोई भी चीज आपको पता नहीं है ऑप्शन में, फॉर एग्जाम्पल ये आपको पता नहीं है आर्टिकल 72 73 है, लेकिन आपको ये तो पता है कि स्टेटमेंट 1 और 4 करेक्ट है, तो यहाँ पे आप 1 और 4 जो सेकंड वाला ऑप्शन है यहाँ पे आप टिक कर सकते हो, ठीक है। तो 2-3 अप्रोच होते हैं, वो आपको लगाने होते हैं कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व करते हो तो ये ध्यान में रखना है, थोड़ा क्रॉस चेक भी करना है जो फैक्चुअल चीज हो। जैसे मैंने बोला कि देखो यहाँ पे इंटरचेंज कर दिया इन्होंने, जो फैक्चुअल चीज है वो सबको पता है, ऐसे चीजें उन्होंने गलत कर दी है। एग्जाम के प्रेशर में ये चीजें आपको ठीक से पढ़नी है।
फैक्चुअल चीजें एक बार उसको कॉशियसली देखना है आपको, ठीक है, और उसको फिर ये करेक्ट होगा तो उसको करेक्ट मानना है, ठीक है। उसके बाद में कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला क्या है, ब्रह्मपुत्र रिवर नोन एज सांगपो इन इट्स अपर रीचेस इन तिब्बत, करेक्ट है, ये हमने एनसीईआरटी में पढ़ा है, ठीक है। देन गोदावरी रिवर इज ऑफन रेफर्ड एज गंगाज ऑफ साउथ, ठीक है, क्योंकि क्या क्यों क्यों बोलते हैं उसको, क्योंकि उसकी लेंथ, ठीक है, सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है और उसकी लेंथ गंगा जैसी है, नियर अबाउट दैट, ठीक है, तो उसके लिए बोलते हैं गंगाज ऑफ साउथ। थर्ड स्टेटमेंट क्या बोला, कृष्णा रिवर विच इज सेकंड लार्जेस्ट बेसिन इन इंडिया ऑफन आफ्टर द गंगास। सेकंड कौन है पता है, हम गंगा के बाद कौन सा है, गोदावरी है, तो यहाँ पे उन्होंने गलत कर दिया है, कृष्णा सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर नहीं है, सेकंड लार्जेस्ट रिवर नहीं है, सेकंड लार्जेस्ट कौन से, गोदावरी है, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट है। देन इंडस रिवर ओरिजिनेट इन तिबेटन प्लेटू नियर द लेक मानसरोवर, ठीक है। तो इस ऑप्शन में देखो, अब इस ऑप्शन में ऑल ऑफ द अबव कहां पे भी नहीं दिया है, ठीक है, 4 स्टेटमेंट दिए उसमें 3 ही करेक्ट है, उसमें से 4 स्टेटमेंट पूरे करेक्ट नहीं है, तो हमें ये तो पता कि 3 यहाँ पे नहीं है, तो 3 वाला ऑप्शन गया, 3 वाला ऑप्शन गया, 3 वाला ऑप्शन गया, तो इसका ऑप्शन क्या है, 4, 1 2 एंड 4, 1 2 एंड 4। यदि आपको ये भी आपने सिर्फ एलिमेंट कर दिया तो भी आपको ये सारे आंसर, आपको आंसर भी मिल जाएंगे, इसमें से कोई एक फैक्ट आपको पता भी नहीं होगी तभी भी आप सही आंसर पे आ सकते हो, ठीक है। लेकिन आपको ये जो आर्ट ऑफ टैकलिंग और सॉल्विंग द क्वेश्चन ये आपको पता होना चाहिए ठीक से, ठीक है। तो इसका आंसर 4 है। तो क्वेश्चन नंबर 13, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहां पे क्या बोला है, अभी देखो कि जो चीजें मैंने बोला था कि जो जो फैक्चुअल चीज है जो सबको पता है, ठीक है, वो आपको 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 ठीक से आनी ही चाहिए, ये मैंने अप्रोच बोला था आपको, सेकंड वाला अप्रोच है। अभी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इंडेक्स इसमें इंडिया की रैंकिंग क्या है, ये सबसे बेसिक चीज है, ठीक है, ये कौन देता है, इसमें इंडिया की रैंकिंग क्या है, ये सबसे बेसिक चीज है, ठीक है, इसमें कोई मतलब ऐसा नहीं कि आपको पता नहीं, ये पता ही होना चाहिए, तो बहुत ही बेसिक चीज है, ठीक है। मैं कोई ऐसा इंडेक्स नहीं बोल रहा हूं कि जो अनकॉमन नहीं है, ये बहुत ही कॉमन इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है। तो इसमें देखो, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स assess the country's average accomplishment in 3 aspects, okay, long and healthy life, knowledge, decent standard of, okay, living, ठीक है। तो ये पहला स्टेटमेंट है। देन सेकंड स्टेटमेंट क्या है, केरला ने टॉप किया है, ठीक है, ये भी ठीक है। तो थर्ड स्टेटमेंट है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट्स, ओके, जो 21-22 का रिपोर्ट है, इंडिया रैंक 135 आउट ऑफ 191 कंट्रीज बिहाइंड बांग्लादेश एंड श्रीलंका, ठीक है। तो जैसे मैंने बोला कि जो चीजें फैक्चुअल है, जनरल है, सबको पता है, वो चीजें आपको पता ही होनी चाहिए। और जो देखो, यह स्टेटमेंट क्या है, ब्रॉडर स्टेटमेंट है ये, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो सबको पता है वो वाली चीजें आपको पता होनी चाहिए, वो अप्रोच यहाँ पे लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो रैंक है 132 इंडिया का रैंक है और इन्होंने यहाँ पे गलत कर दिया है, ठीक है। तो जो ब्रॉडर स्टेटमेंट है यहाँ पे ज्यादा फैक्चुअल चीजें होगी और ऐसी फैक्चुअल चीजें होगी जो सबको पता है, जो जो बहुत ही कॉमन चीज है, वहां पे आपको कॉशियस होना है, देखना है, एक बार वेरीफाई करना है 135 है या 132 है, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने मिस्टेक किया हुआ है, ठीक है। तो ये चीजें आपको यहाँ पे देख लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पे जो केरला पहला है ये बरोबर है और ये स्टेटमेंट नॉर्मल जनरल स्टेटमेंट है, तो 1 एंड 2 आर करेक्ट, ठीक है। तो जो फैक्चुअल जो चीजें हैं, ठीक है, वहां पे वो मिस्टेक कर देते हैं कभी कभी, वो एक बार कॉशियसली देखना है आपको। उसके बाद में द हाइट ऑफ डांसिंग गर्ल्स, ओके, फिगर इन इंडस वैली सिविलाइजेशन इज अबाउट, ठीक है। तो अब जब आप ऑप्शन देखते हो ना, ऑप्शन में उन्होंने ऐसे ही दिया है कि ऐसा ऑप्शन आपको एक जो आपने एनसीईआरटी में उसकी इमेज देखी होगी, ठीक है, उससे आपको पता मतलब नॉर्मल आइडिया तो हो जाएगा कितनी हाइट्स वगैरह है, ठीक है। आपको ऐसा नहीं कि 9 ऑप्शन में ऐसा नहीं है कि 11 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, ऐसा नहीं दिया है। बाकी ऑप्शन देखो आप, ठीक है, 83, 169 और 111 सेंटीमीटर, मतलब तीनों ऑप्शन ऐसे है जो पूरे डिफरेंट है, और एक ही ऑप्शन जो ऑड ऑप्शन है वो है 11 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस तरह से भी आप इसे अप्रोच भी कर सकते हो यदि आपको पता नहीं है तो, ठीक है। उसके बाद में कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। अभी देखो, 8 शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिस्ट, ओके, 22 लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज शेड्यूल लैंग्वेज, सबको पता है कि 22 लैंग्वेज है, करेक्ट है आंसर ए। संस्कृत लैंग्वेज, लिटरेचरल लैंग्वेज ऑफ हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, ओके, Jainism for religious purpose, and one of the 12th languages listed, one of the 22 language listed in 8 schedule, ये भी करेक्ट है, ठीक है। कोंकणी स्पोकन इन वेस्टर्न कोस्टल रीजन,
ऑफ इंडिया वाज एडेड इन 8th शेड्यूल ऑफ 71st अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये देखना है आपको यहाँ पे कॉशियस कहाँ पे होना है, ठीक है, ये चीज पता है आपको, ये भी चीजें पता है आपको। थर्ड स्टेटमेंट जो है वहां पे 71st जो 71st अमेंडमेंट है उसके दौरान कोकनी ऐड किया है कि नहीं, ये आपको एक बार कॉशियसली देखना है। यदि आपको लग रहा है कि किया होगा ये, तो इस स्टेटमेंट आपको इसे करेक्ट भी पकड़ सकते हो, ठीक है। तो ये क्या है, करेक्ट है, लेकिन यहाँ पे आपको कॉशियसली एक बार देख लेना है, जो फैक्चुअल चीजें हैं वहां पे वो इंटरचेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर है 1 2 3, जैसे हमने बोला था ऑल ऑफ द अबव, ठीक है, मोस्ट ऑफ द ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन होता है, तो वो है फैक्चुअल चीजों के ऊपर। यहाँ पे देखो एक बार कॉशियस होकर देखना है कि करेक्ट है या इनकरेक्ट है, आपको लग रहा है करेक्ट है, देन गो अहेड, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 16, फिर देखो, फिर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का क्वेश्चन फिर से पूछा है। इसमें क्या पूछा है, ओके, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज अ कंपोजिट इंडेक्स ऑफ अकाउंट ऑफ लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, mean year of schooling, okay, expected year of schooling and gross national income per capita, ठीक है। जो भी स्टेटमेंट ब्रॉड स्टेटमेंट होगी उसे हमने क्या करना है, करेक्ट लेना है, क्योंकि यहाँ पे जो फैक्चुअल चीजें है या फिर यहाँ पे ज्यादा चांसेस नहीं है यहाँ पे मॉडिफाई करने के लिए, ठीक है। और जो जो हमारा अप्रोच है कि ब्रॉड स्टेटमेंट को करेक्ट लेना, 90% वो करेक्ट ही होगा, ठीक है। जैसे 10% में यही आता है कि एचडीए वाला जो पहले आया था, ठीक है, कि वहां पे इंडिया की रैंकिंग में उन्होंने गलत किया था, लेकिन जो रैंकिंग है फैक्चुअल पार्ट है, सबको पता ही होना चाहिए, इजी वाला पार्ट था। लेकिन यहाँ पे देखो जो बॉर्डर स्टेटमेंट उसको करेक्ट लेना है, और ये भी उनके जो पैरामीटर्स है, जो भी कंपोनेंट है, ये करेक्ट है, ठीक है। एज पर यूएनडीपी रिपोर्ट, इंडिया एसडीजी वैल्यू सॉ डिक्लाइन ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडेमिक। जैसे हमने पहले अप्रोच देखा था, इंक्लूसिव अप्रोच, ठीक है, जो भी चीजें होगी वो आपको करेक्ट हो सकती है, ऐसे आपको अज्यूम करना है, वहां पे ज्यादा डाउट्स नहीं लेने हैं, तो एज इट इज चीजें लेनी है, ठीक है। कोविड में ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कम भी हो सकता है, मतलब क्या, जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ है, ठीक है, या फिर जो एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग वगैरह है, ग्रॉस नेशनल इनकम है, ओके, मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग, ये थोड़े कम भी हो सकते हैं, जो पैरामीटर ये थोड़े कम भी हो सकते हैं कोविड के दौरान, तो ये हम करेक्ट ले सकते हैं, तो ये भी करेक्ट है। देन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स फॉर इंडियाज फीमेल पॉपुलेशन हैज बीन हिस्टोरिकली लोअर देन दैट ऑफ मेल, तो ये भी करेक्ट है, ठीक है, ये भी जनरल स्टेटमेंट है। देन inequality adjusted human development index consider inequality at the distribution of each dimension across the population, तो जैसे ये भी ब्रॉड स्टेटमेंट है, इसको भी हम करेक्ट ले सकते हैं। और जो हमने देखा था कि ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन होगा तो वो मोस्टली करेक्ट होता है, तो यहाँ पे भी ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन क्या है, करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट है विच आर द फॉलोइंग रिवर, ओके, ईस्ट फ्लोइंग रिवर, वेस्ट फ्लोइंग रिवर, सबको पता है, ठीक है। जो गोदावरी है, गोदावरी कहाँ पे जाती है, ठीक है, ये इंडिया का मैप है, ठीक है, गोदावरी यहाँ पे जाती है, ठीक है, तापी यहाँ पे है, ठीक है, जो कृष्णा है वो भी यहाँ पे जाती है, ठीक है, नर्मदा क्या है, यहाँ पे जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सी है, फिर गोदावरी एंड कृष्णा, ए एंड सी, ये इजी वाला क्वेश्चन है, सबको पता ही है, ठीक है। देन नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस आर इंक्लूडेड इन, इकोनॉमी का क्वेश्चन है, ठीक है। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस मतलब क्या, ये आपको कंसेप्चुअल चीज है, ये आपको पता होनी चाहिए। जो भी इनडायरेक्ट टैक्सेस है उसमें से सब्सिडी माइनस करो तो आपको नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस मिल जाता है। यदि आप इसको ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हो, जैसे सेकंड वाला ऑप्शन जो है, जो सिमिलर ऑप्शंस होते हैं कभी कभी, ठीक है, एक और एक अप्रोच यहाँ पे ऐड करो, तो 5th नंबर का अप्रोच है, ठीक है। यदि ऑप्शन में 2 सिमिलर ऑप्शंस है तो उसमें से एक कोई ऑप्शन करेक्ट होने के चांसेस 95% से ज्यादा होते हैं, ठीक है। यदि सिमिलर स्टेटमेंट है, सिमिलर ऑप्शंस है, यदि सिमिलर ऑप्शंस है कोई आंसर में, जैसे कि यहाँ पे है पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, नेशनल डिस्पोजेबल इनकम, ठीक है, डिस्पोजेबल इनकम यहाँ पे क्या है, सिमिलर है, ऐसे सिमिलर ऑप्शंस हो गए तो उसमें से ही उस दोनों ऑप्शन में से ही कोई एक ऑप्शन होने के चांसेस 95% से भी ज्यादा होते हैं, ठीक है, ये ध्यान में रखना है आपको ये चीजें। तो यहाँ पे देखो, यदि आपको पता भी नहीं है ये, तो 2 चीजें आप देख सकते हो, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, नाम से पता चल जाता है कि आपका खुद का डिस्पोजेबल इनकम, मतलब आप खर्चा करने के लिए जो पैसा आपके पास रह जाता है उसको बोलते हैं डिस्पोजेबल इनकम। तो उसमें क्या है कि जो टैक्सेस वगैरह है वो जो गवर्नमेंट को देते हैं हम, जो डायरेक्ट टैक्स है वो हम गवर्नमेंट को पे कर देते हैं, जैसे इनकम टैक्स वगैरह है, तो वो तो हमारे डिस्पोजेबल इनकम नहीं आएगा, खर्चा करने के लिए जो पैसा बचा है हमारे पास वो तो हम उसको एक्सक्लूड कर देंगे। तो पर्सनल इनकम, जो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम है उसमें तो डायरेक्ट टैक्स उसमें ऐड नहीं होते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है, इनडायरेक्ट टैक्सेस इसमें इंक्लूड हो गए। जो नेशनल डिस्पोजेबल इनकम है, मतलब जो ऑल हाउस होल्ड वगैरह है, ठीक है, जो भी सारी चीजें हैं
उनका जो पूरा इनकम है, और इसमें जो जो भी नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस वगैरह जो कलेक्ट होगा, मतलब गवर्नमेंट को जो सब्सिडी दी है गवर्नमेंट ने, और जो इनडायरेक्ट टैक्स उनके पास आया है, इसको माइनस करके जो भी गवर्नमेंट के पास आएगा वो कहां पे कैलकुलेट होगा, नेशनल डिस्पोजेबल इनकम में कैलकुलेट होगा। ठीक है, करंट ट्रांसफर ये तो नहीं है, क्योंकि करंट ट्रांसफर मतलब क्या, ठीक है, नेट करंट ट्रांसफर मतलब क्या, जो रेमिटेंस गिफ्ट वगैरह होते हैं जो हम फॉरेन से आते हैं या फिर हम देते हैं, तो उसको माइनस कर देना है, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। ठीक है, पर्सनल टैक्सेस ये तो नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्सेस वाला क्वेश्चन है। पर्सनल टैक्सेस में क्या है, जो भी डायरेक्ट टैक्सेस वो आते हैं, तो ये भी ऑप्शन करेक्ट गलत हो जाता है। इस दोनों में से आप ये ऑप्शन टिक कर सकते हो, क्योंकि ये यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्स ऐड होता है। आप कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा तभी भी ऑप्शन इसको आप करेक्ट कर सकते हो, यदि नहीं होगा तो ये दोनों में से कोई एक ऑप्शन आप टिक कर सकते हो। जो ब्रॉडर ऑप्शन है वो क्या है, नेशनल वाला। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 19 है। ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्वेश्चन किस तरह से फ्रेम किया जाता है। जो भी एग्जामिनर है, जो भी क्वेश्चन फ्रेम कर रहा है, उसका अप्रोच क्या होता है, मतलब किस तरह से वो क्वेश्चन फ्रेम कर देता है। फॉर एग्जांपल मैं कोई एक पैरा पढ़ रहा हूं जो विजयनगर के ऊपर पैराग्राफ होगा, और उसमें से मुझे क्वेश्चन फ्रेम करना है, तो मैं किस तरह से क्वेश्चन फ्रेम करूंगा। तो देखते हैं यहाँ पे पहला स्टेटमेंट, विजयनगर एम्पायर वाज एस्टैब्लिश्ड बाय हरिहरा एंड बुक्का राया। ठीक है, करेक्ट है। कृष्णदेवराय द ग्रेटेस्ट ऑफ विजयनगर एम्पायर बिलोंग्स टू तुलवा डायनेस्टी, ये भी करेक्ट है। ये सारे फैक्चुअल चीजें ऑलरेडी लुसेंट जीके में भी है और एनसीईआरटी में भी दी है। थर्ड स्टेटमेंट हमारे काम की चीज है, द बैटल ऑफ तलिकोटा लेड टू डिक्लाइन ऑफ चोला एम्पायर। तो ये जो भी कोई क्वेश्चन फ्रेम कर रहा है, उसने ये पैराग्राफ रहा होगा विजयनगर के ऊपर, वहां पे उन्होंने ये सारे स्टेटमेंट उठा लिए, लेकिन आपको उसको लग रहा है कि यार कहां पे तो गलत कर देना है, तो यहाँ पे उन्होंने जो विजयनगर है, ठीक है, विजयनगर है, उसके जगह पे इन्होंने डाल दिया चोला एम्पायर, और क्वेश्चन हो गया गलत। ठीक है, तो इन्होंने सिर्फ वर्ड इंटरचेंज किए हैं। तो आपको कभी कभी ये भी सोच लेना कि एग्जामिनर किस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम कर रहा है। पूरा क्वेश्चन विजयनगर के ऊपर है और स्टेटमेंट भी विजयनगर का ही है, लेकिन यहाँ पे विजयनगर की जगह पे उन्होंने सिर्फ चोला डाल दिया है, तो इसके वजह से ये क्या है, आंसर ये इनकरेक्ट हुआ है। तो स्टेटमेंट नंबर 3 क्या है, इनकरेक्ट है। इसका आंसर क्या है, 1 और 2 है ओनली। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा कॉशियस होना है आपको। तो क्वेश्चन किस तरह से फ्रेम करते हैं उसका माइंडसेट भी आपको थोड़ा पता होना चाहिए। ठीक है, देन लास्ट नंबर का क्वेश्चन है, इंडिया नेशनल कांग्रेस वाज फॉर्म्ड इन 1885 ओके विद एम फ्यूम एज फर्स्ट प्रेसिडेंट। ये पता है आपको, पहला प्रेसिडेंट कौन है, सबको पता है कि रामचंद्र बैनर्जी है, ये वो हमने उससे पास किया था। तो ये पहला स्टेटमेंट ही करेक्ट है, इनकरेक्ट है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट आपको लग रहा है इनकरेक्ट है, तो देखो ये गया, ये गया, ये गया, क्योंकि एक ऑप्शन भी इनकरेक्ट, ये भी यहाँ पे एक है। ठीक है, 3 ऑप्शन में एक है, लेकिन आपको पता है पहला ही नहीं है, तो डायरेक्टली आप ये जो वाला ऑप्शन है, जो सेकंड वाला ऑप्शन जिसमें एक वाला ऑप्शन नहीं है, तो डायरेक्टली आप इसको क्लिक कर सकते हो और यही करेक्ट ऑप्शन है। बाकी स्टेटमेंट आपको रीड करने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि ये सबको पता है, इतना इजी क्वेश्चन उन्होंने गलत कर दिया है। ठीक है, तो वो भी चाहते हैं, आईबी वाले भी चाहते हैं कि भाई देखो पहला वाला ही गलत है, और इसके वजह से इलिमिनेशन से आपका ऑप्शन भी करेक्ट आ जाता है, तो नीचे वाले 3 स्टेटमेंट क्यों पढ़ने हैं। ठीक है, यदि ये वाले क्वेश्चन में आपको डाउट होगा तो ही नीचे वाले पढ़ो। यदि आपको पता ही है, 101% पता है कि ये ह्यूम नहीं है प्रेसिडेंट, तो ये डायरेक्टली करेक्ट है, मतलब ये इसको में कुछ संदेह ही नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको डायरेक्टली एलिमेंट करके ऑप्शन पे जा सकते हो। देखते हैं हम आगे वाली चीज है। ठीक है, मुस्लिम लीग वाज फाउंड इन, करेक्ट है, 1906 में। ठीक है, देन आइडिया ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट है लखनऊ पैक्ट में, ये भी करेक्ट है। ठीक है, ये 1916 में हुआ था। ठीक है, पता ही सबके लिए एक इजी चीज है वो। ऑल इंडिया किसान सभा ये भी पता है आपको, लखनऊ में 1936 में हुई थी। ठीक है, with address the issue of prison trees. Then Ghadar Party was international political movement founded by Punjabis Indian, United States and Canada with the aim of liberating India from British rule. ये भी करेक्ट है। तो यहाँ पे कुछ एलिमिनेशन टेक्निक भी यूज करना होगी। कुछ आपको सिमिलर स्टेटमेंट दिए हैं, उसमें दोनों में से कोई ऑप्शन होता है, या फिर आपको थोड़ा सा इंक्लूसिव अप्रोच रखना है, थोड़ा सा एक होपफुल अप्रोच, पॉजिटिव अप्रोच रखना है आपको क्वेश्चन सॉल्व करते समय, ज्यादा डाउट्स नहीं लेने हैं। ठीक है, जो फैक्चुअल चीजें होगी वो क्या करनी है आपको, क्या उसमें गलत हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे आईबीएम वालों ने उन्होंने पहले भी ऐसे इंटरचेंज किए हैं। और जो लास्ट वाला क्या है, जो ब्रॉडर स्टेटमेंट हो गए, जो मल्टी लाइनर स्टेटमेंट्स है, 2-3 लाइन के कोई एक स्टेटमेंट होगा, तो वो मोस्टली करेक्ट होता है। जब क्वेश्चन में ऑल द अबव होगा तो वो 90% उसका आंसर ऑल द अबव होता है। जो ब्रॉडर स्टेटमेंट होते हैं वो आपका टाइम कंज्यूम करने के लिए आपको दिए जाते हैं, तो वो मोस्टली करेक्ट होते हैं। तो ये सारी अप्रोच आपको एग्जाम में, आईबी एग्जाम में लगानी है, और आपको 20 आउट ऑफ 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, और उसमें से आपको मैक्सिमम आउटपुट लेना है, और मिनिमम टाइम 15 सेकेंड या 20 सेकेंड मैक्स एक क्वेश्चन को आप दे सकते हो।
इस तरह से आप सॉल्व करोगे तो डेफिनेटली आपको हेल्पफुल होगा। इसी तरह का वीडियो आपको यदि चाहिए जो सेकंड शिफ्ट का होगा, ऐसे लॉजिक ट्रिक्स आपको चाहिए तो कमेंट करके बताओ ये आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए या नहीं चाहिए। यदि आपके कमेंट अच्छा आ गए तो हम नेक्स्ट वीडियो भी अपलोड कर देंगे। और जो भी सारी डिटेल्स वगैरह है, जो हमारा जो कोर्स है, ठीक है, आईबीएससी होगा, तो ये जो सारे अप्रोच जो हमने अभी इस वीडियो में देखे, वो सारे अप्रोच और जो कंसेप्ट बिल्डिंग है, ये सारी चीजें आपको जो हमारा एक कोर्स है, विजेता नाम का कोर्स है जो आईबीएससी के लिए है, इस कोर्स में हम जो टीचिंग करने वाले वो सारे प्रीवियस के बेसिस में जो भी टॉपिक्स होंगे उसी को हम पढ़ाने वाले हैं। तो सारी जो क्लैरिटी होगी और हर एक सब्जेक्ट के लिए जो भी एक्सपर्ट फैकल्टी है वो हम यहाँ पे लाने वाला है। और जब हम क्वेश्चन भी ले रहे हैं लेक्चर में, तो ये सारे जो अप्रोच हमने डिस्कस किए, ये सारे अप्रोच रीजनिंग के लिए, मैथ के लिए, इंग्लिश के लिए, करंट अफेयर के लिए और जीएस के लिए, ये हम आपको उस लेक्चर में टीच करने वाले हैं। इस लेक्चर जो भी है फ्री मेंटरशिप आपको मिलेगा। कोई भी दिक्कत होगी, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, कुछ आपको दिक्कत आ रही है, वो भी हम यहाँ पे आपको बता सकते हैं। इस विजेता कोर्स में सारी चीजें हैं, जो भी आईबी का जो टीयर 1 का जो सिलेबस है वो सारा इसमें कवर होगा। इसमें 80 नियर अबाउट 80 प्लस लेक्चर्स है, वो भी आप देख सकते हो। ठीक है, यदि आपको एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट चाहिए, टीचिंग चाहिए, तो आप ये डेफिनेटली ये बैच लगा सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और एक चीज काम की है कि जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, जो oneclass.in हमारा ऐप है, वहां पे आपको ये बैच मिल जाएगी। आईबी का हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, IBACIO _ 1 क्लास, यही है टेलीग्राम चैनल, यहाँ पे आप जुड़ सकते हो। और कोई भी दिक्कत आपको हो इस कोर्स के बारे में या फिर बाकी भी दिक्कत हो तो यहाँ पे आप कॉल भी कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।